अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे साथ हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब। आज के हमारे मौज़ूआत बहुत ख़बर गर्म है कि माल मसरूक़ा की बरामदगी के कोई इम्कानात पैदा हो गए हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब मेरे साथ इस शो में मुसलसल, आज मैं पुराने क्लिप्स देख रहा था, हर तीसरे प्रोग्राम में वो ये बात करते हैं कि हमें किसी को ना जेल भेजने की ज़रूरत है, ना हम किसी को तकलीफ़ देना चाहते हैं, बस माल मसरूक़ा बरामद होना चाहिए। बहुत ख़बरें हैं, दुरानी साहब से जानेंगे कि माल मसरूक़ा की बरामदगी कैसे हो सकती है, क्या होगा। इमरान ख़ान और स्टेटस को की क़ुव्वतें, इमरान ख़ान और उनकी अपनी टीम, इमरान ख़ान और ये निज़ाम सब माल मसरूक़ा की बरामदगी में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नज़र आते हैं। क्या ख़बरें हैं, क्यों उम्मीद दिलाई जा रही है, हकीकत क्या है, ये भी जानेंगे मोहम्मद अली दुरानी साहब से। कुछ बिलावल ने कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद इदारे तो मिल गए हैं, वसाइल नहीं मिले। अब हम उन इदारों को कैसे चलाएं? जबू हाली सेहत में और ये उनका मतलब है हस्पताल मिल गए हैं लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। वो भी हम मोहम्मद अली दुरानी साहब से जानेंगे कि वफाक कहता है कि सारे पैसे सूबे ले गए हैं, सूबे कहते हैं हमें कोई पैसे नहीं मिले, पैसे गए कहाँ हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मकबूजा कश्मीर से भी ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ की वो क़ुव्वतें जो पहले भारत नवाज़ होती थीं वो भी अब भारत से नाला हैं। महबूबा मुफ्ती का हालिया बयान आया है, वहाँ इंतखाबात के मौके पर क्या माहौल है, पाकिस्तान को अपने कश्मीर नैरेटिव में क्या तब्दीली करनी चाहिए, वो भी दुरानी साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब, कुछ एक अजीब सी बहस पाकिस्तान में शुरू हो गई है जब से प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि पैसे दे दें, जान चले जाएं, प्ली बारगेन कर लें। कुछ मतलब ताहिरुल कादरी साहब ने भी एक बयान दे दिया कि जी ये जो 6 हफ्ते की बेल है ये पैसों के लिए है। कुछ हमारे दोस्त जो मुख्तलिफ तज्जिया करते हैं उन्होंने रकमें बतानी शुरू कर दी हैं कि 25 अरब डॉलर पे डील है, 2 अरब पे है, 22 अरब पे है। एक माहौल बन रहा है कि जी जैसे कि पैसा आने वाला है। क्योंकि आप तो पहले दिन से ये कहते हैं कि हमें पैसा लेने में इंटरेस्ट होना चाहिए, हमने किसी को जेल में रखे। मैं आपको आप ही के शॉर्ट्स ना सुनवाऊँ उससे पहले कि मेरा मतलब है कि मैं प्रोग्राम करूँ, आप हमें क्या कहते रहे हैं पहले वो बात करें। क्योंकि पहले आपने कहनी शुरू की, आज परवेज़ खट्टक, इमरान खान सब वही बात कहने लगे हैं। ज़रा देखें दुरानी साहब, हमारे ही प्रोग्राम में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मैंने सिर्फ 3 निकाले हैं, निकाले तो बहुत ज़्यादा जा सकते थे। ज़रा ये 3 शॉर्ट सुनते हैं। मियाँ साहब भी ये फैसला कर चुके हैं कि वो जेल को उन्हें भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। फिर बच्चों के मामले में जेल का मामला जब आता है तो उसमें वो सेंसिटिव है। अब इमरान खान साहब का जो इसमें से इम्तिहान होगा वो ये है कि वो माल मसरूक़ा तक पहुँच सकेंगे या नहीं पहुँच, या दिल के गिर्दी, फिर तो नहीं पहुँच सकेंगे। क्यों नहीं पहुँच सकेंगे, आपको किसने कहा है? या वो दिल के गिर्दी घूमते रहेंगे। तो ये अब असल माल मसरूक़ा का इशू है और चेक भी उनका वही है और आवाम के लिए उनका टेस्ट भी। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई आदमी बीमार है तो उसको उसके घर में रख दो, जहां वो रहना चाहता है उसी को डिक्लेयर करके दे दो। जेल में से कुछ निकालने की कोशिश न करो, जेब में से कुछ निकालने की कोशिश करो। आप जेब से कुछ निकाल नहीं पा रहे तो आप उनकी रोज जो है रोज खबरें बनवा के रोज आप एक इशू खड़ा कर देते हैं। यार कुछ ख्याल करें। तो घर को सब जेल करार दे दें, घर को सब जेल करार दे दें, जहां उन्होंने रहना है यार उन्हें रख दें। मियाँ साहब को इस वक्त जेल में रखना किसी के मफाद में नहीं है। हम ये बात यहाँ कह चुके हैं क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन ये वो डिस्क्रिमिनेशन है जो हालात के तकाजों के अंदर से निकलती है। और एक आदमी जिसके पीछे फॉलोइंग भी है, जैसी भी है, कल रहेगी नहीं रहेगी, हाँ, और उसके पास माल मसरूक़ा भी है, वो भी आपने बरामद करना है। तो अल्लाह उन्हें हयाती दे ताकि हमारा माल हमें माल मसरूक़ा पे अब मैं मतलब चलाना चाहूँ तो इमरान खान का भी चला लूँ, परवेज़ खट्टक साहब का भी चला लूँ और दूसरी तरफ भी चला लूँ। लेकिन अब ऐसे दूसरी तरफ वो कहते हैं हमने नहीं देना, ठीक है ना। उनका जो कल भी बयान आया, ये आया, वो कहते हैं सब। तो ऐसा लग रहा है कि इमरान और माजी के हुक्मरान जो है ना वो किसी जगह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं, आपस में बिल्कुल अब ऐसी जगह है जहाँ कोई रास्ता नहीं। आपको क्या नज़र आ रहा है मंजरनामा ये इस सारे के हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब साहब, मैं इस वक्त जो है वो कल वज़ीर आज़म साहब ने बहुत वजाहत से कहा, हमने कल चलाया भी था, बात भी कर ली हमने चाहिए, और हम तो खैर शुरू से यही कह रहे थे। खैर अच्छा हुआ सब लोग वहीं आ गए। देर लगी लेकिन बात समझने में 9 माह लग गए। अच्छा, अब मैं आप मुस्कुरा दिए। मतलब ये है कि जेल में बंद करना मसले का हल नहीं है, जेल में रखना मसले का हल नहीं है, पैसे बरामद करना मसले का हल है।
दूसरी बात यह है कि ये भी आपने देखना होता है कि अवाम क्या चाहते हैं। अवाम को, अगर आप किसी को जेल में बंद करें तो उनकी उससे हमदर्दी हो सकती है, लेकिन अगर वो माल बरामद हो जाए तो वो बहुत खुशी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। मैं 2011 से माल, प्लंडर, स्टोलन एसेट रिकवरी, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, ये सारी टर्मिनोलॉजीज और इंटरनेशनल कवानीन, ये वो मैं सब पाकिस्तान लाया, अदालत में गया, सब कुछ किया। पर आप भी इस निज़ाम में से कुछ निकाल नहीं सके। मैं अब आपको असल तरफ आ जाऊं कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये पूरा सिस्टम्स जो है, ये पूरा जो प्लंडर करने वाले पॉलिटिकली और प्रोमिनेंटली एक्सपोज पर्सन्स हैं, उनकी सपोर्ट में खड़ा हुआ है। इमरान खान साहब आए तो हमें उम्मीद पैदा हुई, क्योंकि बैनुल-अक़वामी कवानीन ऐसे बन चुके हुए हैं कि जिनके तहत माल मसरूका की बरामदगी जो है वो बाएं हाथ का काम है, दाएं भी नहीं, बाएं हाथ का। और इतने कवानीन और इतनी डेवलपमेंट जो कि मैं अभी आपको बता दूंगा, थोड़ी नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ हो चुका है, ठीक है, और पाकिस्तान ने क्या किया है और कहाँ रोका हुआ है। रुकावट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत खुद है। अच्छा, और मैं तो ये समझता हूँ इमरान खान साहब बेचारे, जो कि आज भी मेरी नज़र में मुकम्मल तौर पर कन्विक्शन रखते हैं कि जी मैंने माल मसरूका की बरामदगी की डिमांड से पीछे नहीं हटना, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो यको तनहा खड़े हुए। अच्छा, और उनकी जो टीम थी जिसने माल मसरूका बरामद करवाना था, वो खुद माल मसरूका बनाने में मसरूफ होती नजर आ रही है। ठीक है ना जी। अब दोबारा क्या जी, उनकी वो टीम जिसने माले मसरूका बरामद करवाना था, जिसने प्लंडर्ड वेल्थ को निकालना था, वो खुद प्लंडर की तरफ पेशकदमी करते नजर आ रहे हैं। और अगर यूं ही चंद दिन चलता रहा तो अभी तो उनकी स्टोरियां आ रही हैं, फिर उनके एविडेंस आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, और इसके बारे में मेरा पूरा यकीन है जनाब कि अगर ये आ भी गए तो खान साहब उनके साथ नहीं खड़े होंगे, उनके खिलाफ खड़े होंगे। कोई एक वजीर की 100 अरब की कहानी 2-3 दिन एक तो अभी छोड़ दें यार, कितनों की। मैं इस मामले में आपको पता है मैंने आज तक कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, नहीं, और मैं ये चाहता इसीलिए हाँ, मैं बात निकल रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई हुकूमत का तो ये काम है ना कि वो बरामद करे। और अब आप आ जाए कि दुनिया में क्या हो रहा है। राम जेठमलानी ने इंडिया में 2011 में मुकदमा किया, मोहम्मद अली दुरानी ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया। राम जेठमलानी के मुकदमे के ऊपर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने अब तक 9,000 बिलियन इंडियन रुपीज, जो कि 30 अरब डॉलर बनते हैं, वो उन्होंने रिकवर कर लिए हैं। और इसके साथ उन्होंने कानून पास कर दिया है जिसके तहत रिटर्न ऑफ जो उनकी यह है स्टोलन एसेट्स के लिए जो ताउन नहीं करेगा उसकी वो जायदाद जब्त कर सकते हैं। और अब तक वो बिलियंस ऑफ डॉलर तक पहुंचते जा रहे हैं। हंगरी ने 21 बिलियन डॉलर रिट्रीव किए और अपने IMF का सारा कर्जा आज से 2 साल पहले माले मसरूका से अदा कर दिया। इंडोनेशिया ने अब तक 118 बिलियन डॉलर्स जो हैं 2018 में रिट्रीव किए हैं, माले मसरूका से रिट्रीव किए। अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो आए। यूके ने 41 बिलियन पाउंड जो है वो अपने बरामद किए हैं। अगर किसी ने चैलेंज करना है तो अब तक वो 52 हो गए होंगे, 40 नहीं हुए होंगे। जर्मनी ने 140 बिलियन यूरो रिकवर किए हैं माले मसरूका में से। और इटली जैसा माफिया रखने वाला मुल्क जो है उसने 180 बिलियन डॉलर जो है वो अपने रिट्रीव कर लिए माले मसरूका से। अब पाकिस्तान की कहानी सुन रहे हैं। अभी की हुकूमत के दौर में 2018 के अंदर 26 मुल्कों के साथ हमने मल्टीलैटरल ट्रीटी फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बनाई, साइन किया। उसके तहत सिर्फ ये टोटल मुल्क हैं 114 जिनसे हम साइन कर सकते हैं, हमने अभी किया है 26 से। उन 26 में से 1,42,000 अकाउंट जो कि एक सर्टेन मद से ज्यादा के थे वो रिपोर्ट हुए पाकिस्तान को। जी, पाकिस्तानियों के जो बाहर पैसे पड़े हुए थे, जिसमें के 12 बिलियन डॉलर का सरमाया रिपोर्ट हुआ। ठीक है जी, 12 बिलियन डॉलर
ठीक है। उसमें से हमने जनाब अभी तक 2.3 अरब रुपया पाकिस्तानी रुपए मतलब इशारिया कुछ लिया है, और इसके बाद इसके ऊपर सारी कार्रवाई रोक दी गई है। किसने रोकी है? नहीं दुरानी साहब, हुकूमत ने रोकी है। तो फिर हुकूमत करप्शन का बयानिया कहाँ खड़ा है? अभी तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है ना, अच्छा, मेरे से और आपके। अगला सुन ले, स्विट्जरलैंड जिसने 2010 में अपने बैंकिंग के सिस्टम को फोर्स करके अपने बैंकिंग सिस्टम को ओपन कर दिया था, उसके साथ मैंने 6 दफा सुप्रीम कोर्ट में और 6 दफा हुकूमत को खतूत लिखे कि यार एक 12 पैसे का खत ही लिख दो। आज तक स्विट्जरलैंड के साथ कोई एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ट्रीटी भी नहीं साइन की है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 26 मुल्कों के साथ जो नौजवान या जो अफसर और जो कंसर्न बंदा इसको फॉलो कर रहा था, उसको अपनी जगह से रिप्लेस कर दिया गया। अच्छा, ठीक है जी। वो गलत काम कर रहा था। वो गलत काम कर वो गलत काम कर रहा था। देखे ना, वो लोगों के पैसों की इंफॉर्मेशन निकाल रहा था, तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए थी। अब तक देखें जी, अब फिर अगर आप मेरे से जो भी एक्सपेक्ट करते हैं वो यही एक्सपेक्ट किया करें। मैं आवाम का पॉलिटिशियन हूँ, मैं कोई तजिया निगार तो हूँ नहीं जो आप कहें तो आपके लिए एक तजिया कर दूँ। नहीं, मैं बात करूँगा आवाम की। ठीक है। अब तक सिर्फ एक फैमिली है पनामा वाली जिसके अगेंस्ट कोई केस एक्टिवेट हुआ है। बाकी जितने नाम आए हैं 437 नाम, उसमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ, एक फैमिली के खिलाफ। ठीक है जी। अब मेरा इसके अंदर जनाब, मेरा तो माले मसरूका से गरज है। हाँ, बाकी और माले मसरूका जो है तो बाकी 436 को मिला है ना। तो अब मेरा जनाबे वाली सवाल ये है कि आप अगर मेरे पैसे को, मेरे लूट के माल को, ये अंदाजे के मुताबिक 300 अरब से कम नहीं है, आपने अभी तक दुनिया का कौन सा इनिशिएटिव है जिसको आपने एंगेज किया है? स्टार इनिशिएटिव को आपने एंगेज किया। दुनिया के 18 मजीद इदारे हैं जो यूएन और इसके तहत चल रहे हैं, यूरोप के इदारों के तहत चल रहे हैं, उनमें से किसी इदारे को आपने एंगेज जो माले मसरूका की बरामदगी में मदद करते हैं? मसरूका की बरामदगी में मदद करते हैं। इस बरामदगी को यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का प्रोटेक्शन है। इस बरामदगी को पूरी दुनिया फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। आप अपने अवाम के लिए लूट का माल वापस लाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे जवाब दो। लेकिन ठीक है, इसका मतलब है आज आपने सिनेरियो पेश किया है हमें, उस सिनेरियो के तहत तो हमें ये समझ आई है कि अभी माल मसरूका की बरामदगी के लिए जो बुनियादी काम करने वाले हैं वो ही ये हुकूमत नहीं कर रही है। तो आगे इसकी मैंने आपको पहले भी बता दिया। लेकिन आप कह रहे हैं इमरान खान कन्विंस्ड है। जी, मैं इस पे कन्विंस्ड है। लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं तो फिर आप इमरान खान की ऑप्शंस पे बात करते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। क्या मैं आपको साफ बता दूं कि इस वक्त माले मसरूका लाया जा सकता था, लाया जा सकता है, लाया जाना चाहिए। अगर नहीं ला रहे तो ये क्राइम है, ये जुर्म है, ये जुल्म है इस मुल्क के अवाम के साथ। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये माल मसरूका की कहानी पर इतनी आसानी से दुरानी साहब को जाने नहीं देंगे कि वो हमें ये बताकर तो आगे निकल जाएं। कुछ उनसे जानते हैं कि आगे होना क्या चाहिए पाकिस्तान में। बस इतना बताना तो काफ़ी नहीं है। लिहाजा मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में दुरानी साहब ने हमें उन ममालिक के बारे में बताया है जिन्होंने करप्शन और लूट का पैसा बरामद करके अपनी किस्मत बदली है। वो हमें बता रहे थे कि हंगरी ने अपना सारा कर्जा लूट के पैसे से निकाला है, इंडिया ने $30 बिलियन वहाँ से निकाला है, इटली ने $160 बिलियन निकाला है, यूके ने $42 बिलियन पाउंड निकाले हैं, तो जर्मनी ने इतना निकाला है, इंडोनेशिया ने निकाला है। तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता
दोनों किस्म के ममालिक ने लूट के माल की बरामदगी के हवाले से अपने मुल्क में काम किया है, नहीं हुआ तो पाकिस्तान में नहीं हुआ। और ख़ुद दुरानी साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो जिन ममालिक के साथ ये ट्रीटी साइन भी की गई है, वहाँ से कोई 1,42,000 अकाउंट्स की तफसीलात आई भी हैं, तो उन पर काम रुक गया है और बहुत जो काम कर रहा था उसको भी हटा दिया गया है। तो मुझे दुरानी साहब आपकी सारी जो गुफ्तगू है उससे ये समझ आई है कि जो पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान का सिस्टम, इसकी राह में रुकावट है। अगर मैं ये मान लूँ कि इमरान खान बहुत संजीदा है इस काम में और वो लाना चाहते हैं वापस, तो फिर निज़ाम और उस जो सिस्टम है और अपोजिशन है वो इकट्ठी है और इमरान अकेला है। देखें जी, इसमें मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करूं कि इमरान और अवाम एक तरफ है, अच्छा, और निज़ाम और लुटेरे दूसरी तरफ है। ठीक है, ग्रुपिंग वाज़ेह है। ग्रुपिंग वाज़ेह। स्टेटस को एक तरफ है, तब्दीली एक तरफ। स्टेटस को एक तरफ है, तब्दीली दूसरी तरफ। तब्दीली दूसरी तरफ। फिर ऐसा हुआ। अब ये है कि स्टेटस को ने तब्दीली की भी हैंड ब्रेक खींच दी है। ठीक है, ना वो आगे जा पा रही है तब्दीली और ना पीछे आ पा रही है। हाँ, वो हैंड ब्रेक जो घड़ी होगी, गाड़ी ब्रेक खींच दी। अच्छा जी, अब उसके बाद ये है कि अब तब्दीली बेचारी जो है, हाँ, वो ना आवाम को कोई दे पा रही है, ना महंगाई को से लड़ पा रही है, और जरा सा वो किसी को हाथ डालने लगते हैं तो बां बां करके लोग आ जाते हैं कि जी यूं ना करें, इससे तो जी वो इकोनॉमी में मजीद वो हो जाएगा, और कोई पॉजिटिव उठाने नहीं देते। टीम के लोग जो बैठे हुए हैं वो सारे नन कंपूथ्स जो हैं, उन्होंने जरा नई टर्म निकाली आपने। हाँ, मतलब कहना यार, मतलब एमको की एक फौज है जो कि अपनी लीडरशिप को एम्बैरस कर रही है। ठीक है, और उनको डिलीवर करके कुछ नहीं दे रही, फिर भी हंसते रहते हैं और फिर भी दे हैव द गट्स। लेकिन ना, अगर करप्शन के महाज पर ही डिलीवरी हो तो लोग इस महंगाई और इस इकोनॉमिक बहरान को इसलिए मान लेंगे कि चलो वहाँ तो काम हो रहा है। अगर दोनों तरफ नहीं होगा तो फिर तो बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। देखिए, मैं इसमें ये समझ रहा था और मेरी ये पूरी तवक्को थी, और मैं आपको पता है मेरा तो एक ही शौक था जिसकी वजह से मैं किसी पार्टी में भी नहीं फिट हो सकता। मैं कहता हूँ भी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन को ये राइट नहीं है कि वो मुल्क के असासों को लूटे, और अब पूरी दुनिया इसकी इजाजत नहीं देती। इसीलिए 5 साल वजीर रहने के बाद आपके ऊपर कोई रेफरेंस नहीं है ना। चलो अल्लाह माफ करे, वो तो हक छोटे से घर में आप रहते हैं, लेकिन गुर्बत में रह रहे हैं, सब कहते हैं कैसा वजीर रहा है, कुछ भी नहीं है इसके बाद। गुर्बत में तो इज्जत है ना, वो उस पे तो मुझे कोई, और गुर्बत किसी पे एहसान नहीं है, वो अपना ऑप्शन है जो लिया हुआ है, अल्लाह ताला उसको अब कबूल करे। मेरी इसमें जनाब वाली बात यह है कि इस वक्त के जो स्टेटस को और इमरान खान के दरमियान जो जंग शुरू हुई है, कल इमरान खान ने पहला दिन था जिसमें उसने अपना जहन दे दिया। ठीक है, उसने कहा जी मैं लड़ूंगा। उसने स्टेटस को और निजाम से लड़ने का ऐलान कर दिया करप्शन पर। आप कल के ऐलान को ये समझ रहे हैं? मैं ये समझ रहा हूँ। ठीक है, फौज की तरह। अच्छा, जहाँ तक फौज का ताल्लुक है, हाँ, इस वक्त की जो इंडिकेशंस है उसमें तो ये है कि फौज जो है अपनी हदूद के अंदर, अब देखो जी, फौज पार्लियामेंट में सीटें तो नहीं है ना फौज की। ठीक है जी, फौज की सेनेट के अंदर तो सीटें नहीं है ना, नहीं है। ठीक है ना जी। अब यह है कि फौज तो इस वक्त खड़ी है इमरान खान साहब की पुश्त पे मुकम्मल। वो भी आपने एक दिन पहले हमें बता दिया कि ये सब क्या सराई हैं, सब अच्छा, वो जो है वो हाइब्रिड वॉर है। हाइब्रिड वॉर। अब मसला ये है कि खान साहब के पीछे फौज खड़ी हो गई। ठीक है ना जी। और खान साहब जो है वो कौन सी थर्ड जो नस्ल होती है उसकी फौज के लीडर बन गए हैं। ठीक है, मतलब उनके साथ जितने लोग हैं, हिजड़ों की फौज, मतलब वो जो है वो कोई डिलीवर करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब वो तैयार नहीं है, फौज इनके पीछे है, फौज भी हक्का बक्का खड़ी है और इमरान खान साहब भी हक्का बक्का खड़े हैं। अब खान साहब की प्रॉब्लम ये है कि वो हथियार डालने के लिए कभी तैयार नहीं होते। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये वो मौका है जो पाकिस्तान, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इतने बिलियन उन्होंने देने का फैसला कर लिया। मैं इनके बारे में, हाँ, फिगर ये ताहिरुल काजी साहब ने वैसे छोड़ा, उसके बाद सब सियासी तजिया निगार इस पर शुरू हो गए हैं। कोई ट्वीट कर रहा है, हर एक के पास डिफरेंट फिगर है। देखो जी, हर एक उनके बारे में मैं बता दूं आपको, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, और ये चमड़ी नहीं जाती, अगर वो पैसे देते हैं तो सियासत भी जाती है।
ठीक है। इसलिए उनका माल जो बाहर पड़ा हुआ है वो आपको बरामद करना पड़ेगा। उसके बरामद के लिए पूरी दुनिया आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार है। अगर नहीं ताउन करने के लिए तैयार तो आपके अपने लोग नहीं तैयार, आपके अपने इदारे नहीं तैयार, आपके अपनी जो टीम है वो इस पे तैयार नहीं है। सारे चोरों की नानी एक होती है, ठीक है। सारे चोरों की सोच एक होती है, खा वो आपके साथ हो, खा वो इलेक्टेबल हो, खा वो डिटेक्टेबल हो या नॉन डिटेक्टेबल हो। ठीक है। उन सारों कुछ का इलेक्टेबल तो उधर चले गए हैं, वो अपनी चोरी बचाने के लिए आपके इमरान साथ के आके बैठ हैं। गए और आपके सामने बड़ी अच्छी बातें करते हैं, आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, मुझे भी अच्छे लगते हैं, हमारे दोस्त हैं सारे। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर आप इमरान को ये समझ आ गई है कि ये मैं फंस गया हूँ इसमें। देखें जी, इमरान खान जो है, मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो है वो उनके सींग और अपोजिशन के सींग और निज़ाम के सींग, इमरान के सींग, निज़ाम के सींग और स्टेटस को के सींग जो है वो आपस में फंस चुके हैं करप्शन के इशू। वे फॉरवर्ड पे मुझे फिर आपसे बात करनी है कि आगे होगा क्या, के ऊपर लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। सारे सिलसिले के ऊपर जो है इस वक्त सींग जो है वो फंस चुके हुए हैं। हाँ। और इन सींग किस तरह निकलेंगे वो फिर ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं। नाजरीन, दुरानी साहब से जो हमारी अब तक की गुफ्तगू हुई है उसके मुताबिक ये है कि अब इमरान खान के साथ सिर्फ अवाम है, टीम कोई नहीं है उनकी, सियासी टीम उनके साथ, और फ़ौज खड़ी है इस करप्शन के इशू पे। जो उनकी पॉलिटिकल टीम है वो उनके साथ नहीं है, इसीलिए रुकावटें हैं। लेकिन मिलते हैं ब्रेक के बाद कि आगे क्या होगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। दुरानी साहब, जल्दी जल्दी और भी टॉपिक्स हैं। वे फॉरवर्ड के अब इमरान खान कर क्या सकते हैं, फंस गए हैं वो बंद के लिए। देखिए, मौजूदा निज़ाम के बीच में से रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, आगे जाना है तो रास्ता बनाना पड़ेगा। ठीक है। खान साहब को अब वो सड़क बनानी पड़ेगी जिससे वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है। इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हुए उनके अपने लोग जो हैं वो उनको आगे नहीं जाने देना चाहते। ठीक है। ठीक है जी। अगर वो आवाम के साथ मिल के आगे जाना चाहते हैं तो उन्हें आउट ऑफ बॉक्स कुछ करना होगा। वो क्या करना होगा, इस पे सोच विचार जारी, इस पे सोच विचार जारी है। उन्होंने अब क्या करना है इस पे वो सोच रहे हैं। हाँ। क्या करेंगे अगले हफ्ते बताएंगे, तब तक फैसला हो जाएगा। सबसे पहले हम ही बताएंगे। नहीं, हम तो अभी भी बता सकते हैं। हमारा देखें, हम लेकिन तो, आपका मतलब वो सोच, हम तो सियासी तीसरी आंख से देखते हैं ना, हमें कोई चीज़ आके बताती तो नहीं है। हम तो अपने विजन से देखते हैं कि इनके पास क्या रास्ता है। अभी हमने बता दिया कि आगे जो रास्ता है उसकी सड़क नहीं है, सड़क भी बनानी पड़ेगी, रास्ता भी बनाना पड़ेगा। आउट ऑफ बॉक्स काम करना, जो पहले कभी नहीं हुआ। चलें, बिलावल साहब का एक शॉट है मेरे पास, क्योंकि आजकल 18वीं तरमीम का बड़ा तनाज़ पर आपसे बात करना चाहता हूँ। ज़रा चलाएं जी, बिलावल साहब ने क्या कहा। देखें जी, वो कहते हैं 18वीं तरमीम के तहत हमारे पास सेहत और ये इदारे उदूरे अस्पताल आ गए हैं, पैसा नहीं है, वसाइल नहीं है, तो हम इनको कैसे बेहतर कर सकते हैं बगैर पैसे। लिहाजा जो बुरी सेहत की सहूलियात हैं इसका हमें 18वीं तरमीम के तहत आप जिम्मेदार न ठहराएं, पैसा नहीं मिल रहा। देखें जी, 18वीं तरमीम जो है वो कब पास हुई थी? 19 अप्रैल 2010 में। 19 अप्रैल 2010 से लेकर 2013 तक, आज हम 13 तक पीपल पार्टी रही। उसके बाद 13 से लेके 18 तक नून रही, नून और पीपल पार्टी मिलकर रहे। ठीक है। अब टोटल आप यूं समझें कि तकरीबन 9 साल की हुकूमत जो है इसके बाद गुजरी। उसके अंदर जो है अगर 9 साल तक वसाइल नहीं मिले तो आज आपको वसाइल याद आए। अच्छा, 18वीं तरमीम के वसाइल। अभी पिछली गवर्नमेंट में तो कोई तनाज़ा नहीं था। सेहत की उस वक्त भी फैसिलिटीज नहीं थी, कोई तनाज़ा नहीं था। तनाज़ा 18वीं तरमीम का नहीं है। तनाज़ा ये है कि अगर लूट मार रुक जाएगी तो 18वीं तरमीम याद आएगी। अगर फेक अकाउंट पकड़े जाएंगे तो 18वीं तरमीम याद आएगी।
अगर जो है JIT बनेगी तो पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें होंगी, अगर हमें नैब बुलाएगी तो पाकिस्तान जो है उसके अंदर जमहूरियत खतरे में आ जाएगी। मतलब ये है कि आपकी जमहूरियत और आपकी सियासत और आपकी 18वीं तरमीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्लंडर, आपके लूट मार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपकी जेब में पड़े हुए वो बदनुमा कार्ड है। जिस वक्त आपको ये महसूस होता है कि जी आपके आइंदा के चोरी के रास्ते बंद क्योंकि अब 10 साल बाद ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि सिंध में 10 साल से आपकी हुकूमत है, ठीक है ना, अब 11वां-12वां साल है, तीसरी टर्म है, तो अब भी अगर आप चीज़ें ठीक नहीं कर सके 18वीं तरमीम के बाद, तो फिर कब कर सकें? 18वीं तरमीम तो मुझे ऐसे लगता है कि यही चाह रहे हैं कल हुई है और आज नहीं मिला। भाई 18वीं तरमीम तो 9 साल पहले हुई, उसमें 3 साल आपने अपने दौर में तो पैसे दिए ही होंगे। पैसे दिए होंगे, मियां साहब को कभी आपने गिला नहीं किया कि नहीं दिए, और आप आज उन्हीं टूटे फूटे अस्पतालों के अंदर, उन्हीं थर के अंदर, उसी टूटी हुई सड़कों के अंदर, उसी लुटे हुए वही शक्कर, वही नौशहरा, वही नवाब शाह, वही मेरा सब चीजों के अंदर जो है आप जो है 18वीं तरमीम का कार्ड उठा के फिर रहे हैं। और आपका हाल ये है कि जब आप ट्रेन में बैठ के निकलते हैं, ठीक है ना जी, तो ट्रेन के साथ बैठा हुआ जो गार्ड है वो भी आपकी बात सुनने नहीं आता। तो मतलब ये है कि आप मेरा ट्रेन मार्च सियासी था ही नहीं, तो वो तो आपने प्रोग्राम किया तो वो सियासी नहीं रहा ना। अच्छा, हाँ, अगर हम जब एक्सपोज हो गया कि भाई 2000 और 200 में डील हुई है, जब एक्सपोज हो गया कि अवाम ने नहीं रुझान दिया, तो फिर तो अच्छा सियासी नहीं था तो वो घरेलू था, सियासी नहीं था तो वो समाजी था, सियासी नहीं था तो वो कल्चरल था। मेरा ख्याल है वो कल्चरल वो था, कल्चरल शो चल रहा था, कल्चरल शो चल रहा था कि जहां भी जाते हैं वो कल्चरल शो ही बन देखिए ना कुछ इमरान खान साहब भी 18वीं तरमीम की बात करते हैं। मुझे 1 मिनट ही है बस आपसे बात करने के लिए। कुछ पीपल पार्टी भी करती है, तो दोनों तरफ से एक महाजरा ही का है 18वीं तरमीम का। वो कहते हैं पैसे सूबे ले गए, सूबे कहते हैं हमें नहीं मिले। देखिए 18वीं तरमीम का जहाँ तक ताल्लुक है, इस पे मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट का वाहिद मेंबर हूँ जिसने 18वीं तरमीम के हक में वोट नहीं दिया। ठीक है ना जी। 18वीं तरमीम इसलिए की गई थी कि उसके नतीजे में मार्शलाई अदवार के जितनी अमेंडमेंट्स हैं वो निकाली जाएंगी, लेकिन उसमें प्रोटेक्शन दी गई तो याया खान की स्याह अमेंडमेंट्स को दी गई जो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था। और दूसरा उसमें जो है पार्टी लीडरशिप की आमरीत को वैलिडेट किया गया जो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था। और तीसरा एजुकेशन से रिलेटेड और कुछ और इशूज़ भी थे जिन पे, और सबसे बड़ी जो जुल्म हुआ 18वीं तरमीम में कि उसको पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं किया गया। हाँ, वो तो एक दो दिन में बिल्कुल पहले पार्लियामेंट से बाहर एक गैर पार्लिमानी कमेटी के अंदर बनने वाली कोई चीज पार्लियामेंट की नहीं हो सकती। सब कुछ हुआ, हो गया, अब कोई नहीं छेड़ा उसको। सिर्फ और सिर्फ अगर छेड़ा है तो आपकी करप्शन को छेड़ा है कोई, और आपकी करप्शन को कोई छेड़े तो आप कहते हैं 18वीं तरमीम को। चले, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मकबूजा कश्मीर के हालात पर भी बात करेंगे। आज आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। दुरानी साहब, मैं आपको ना महबूबा मुफ्ती साहबा का एक शॉट सुनाना चाहता हूँ। मकबूजा कश्मीर पे दरअसल हमारी तवज्जो कम रहती है और वहाँ बहुत एक्टिव इस वक्त हो रहा है, जुल्म भी बहुत हो रहा है और एक्टिविटीज़ भी बहुत हो रही है। देखें मुझे महबूबा मुफ्ती साहबा ने क्या कहा आज। वो बात वही कर रही हैं हक़ खुद इरादियत वाली कि हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वो नए सिरे से अब हक़ खुद इरादियत और UN की रेजोल्यूशंस पर जा रहे हैं। ये वो लोग थे जो बहुत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रो इंडिया लोग थे, ये भी आज UN की रेजोल्यूशंस और हक़ खुद इरादियत पर आ गए हैं। इस चेंज को आप कैसे देखते हैं? नबी साहब, मैं आपको पता है कि कश्मीर से मेरा एक कल्बी सा ताल्लुक़ है और मैं बहुत सी मेरी से वाबस्तगी है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में पिछले 1.5 साल से
मैं मुसलसल इस चीज़ पे इसरार कर रहा हूँ कि कश्मीर की जद्दोजहद मुज़ाहमत से आगे बढ़ते हुए एक सियासी जद्दोजहद बन चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान को एक नए नैरेटिव की ज़रूरत है जो कि कश्मीर के इशू के ऊपर आना चाहिए। हमें लगा बंधा फॉरेन ऑफिस के पुराने सेक्रेटरीज़ की जो बनी हुई कैसेट्स हैं और यूएन कन्वेंशन के मुताबिक इसको हल होना चाहिए, और ये भी नहीं बताना कि यूएन कन्वेंशन कहता क्या है और यूएन कन्वेंशन की 3 शिकें कौन कौन सी हैं और वो क्या क्या मुतालबे करती हैं इंडिया से, ये भी बताने पे हम तैयार नहीं है कि पिछले 30 साल से कश्मीर के अंदर जो है वो मार्शल लॉ लगा हुआ है। ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि हर 3 कश्मीरियों के ऊपर एक भारतीय फौजी खड़ा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में वहाँ होने वाला कोई इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री नहीं है। पाकिस्तान में ये भी आज किसी ने डिस्कस नहीं किया कि पूरे भारत में इलेक्शन हो रहे हैं तो कश्मीर की जो प्रोविंशियल असेंबली है उसका इलेक्शन वहाँ रोक दिया गया है। कश्मीरी अपनी जानों का नजराना देकर पाकिस्तान के झंडों को बुलंद करके उन्होंने भारत को शिकस्त दे दी है। और कल जो इंडियन जर्नल ने आईएसपीआर के बारे में कहा, मैं इसके बारे में कल भी हमने उनको खराज तहसीन पेश किया था, आज भी हम खराज तहसीन पेश करेंगे कि आपके एक इदारे ने भारतीय नैरेटिव को जो है कश्मीर से लेकर पूरी दुनिया के अंदर पसपा कर दिया। अगर मौका आया तो आपकी एयरफोर्स ने कश्मीर के अंदर भारतीय गलबे के पड़खचे उड़ा दिए और उनको जिल्लत और रुसवाई के अंधेरों की तरफ धकेल दिया। अगर किसी के सर पे जूं नहीं रेंगती, अल्लाह करे जूं ही पड़ जाए इनके सरों में कि ये खुजलते तो कम से कम रहे कि कश्मीर के ऊपर कोई आपका सियासतदान जो है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। इन्हें जो है वो अपना हाउस ऑर्डर में नजर नहीं आता, इन्हें अपने यहाँ दहशतगर्दी नजर आती है, इन्हें इंडिया की दहशतगर्दी नजर नहीं आती। कोई बिलावल कश्मीर पे नहीं बात कर रहे, कोई बिलावल भी नहीं बोल रहा, कोई अपना शहबाज भी नहीं बोल रहा, कोई इवन जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने वो भी नहीं बोल रहे। फखर इमाम साहब भी इतने दिन हो गए, उन्होंने भी किसी किस्म की कोई हरकत नहीं की। मतलब ये है कि महबूबा मुफ्ती जो है वो बात कर रही है, जो कि एक अरसे तक जो है इंडिया की सियासत का हिस्सा रही है, वो आज खड़ी होकर एक औरत होने के कोलिशन पार्टनर रही है, एक औरत होने के बावजूद जो है वो खड़े होकर इंडियन हेजेमनी को चैलेंज कर रही है और जो वो अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं उसकी हैसियत को उसको चैलेंज कर रही है। नहीं बोल रहा तो कोई पाकिस्तानी नहीं बोल रहा जिसका हिस्सा बनने के लिए हजारों कश्मीरियों ने अब तक जानों के नजराने दिए हैं। तो मेरा इस मामले के ऊपर जनाब बड़ा ही क्लियर सा इशू है और बहुत ही क्लियर बात है कि इस वक्त हमें कश्मीर के अंदर एक फौरी तौर पे एक सियासी जद्दोजहद का आगाज करना चाहिए और उस आगाज के लिए हमें पूरी दुनिया के अंदर लॉबी करना चाहिए, क्योंकि यूएन कन्वेंशन ये मुतालबा करता है, उसकी 3 शिकें हैं, उनमें से एक शिक ये मुतालबा करती है कि कश्मीर के अंदर कश्मीर की अपनी पार्टियों पर मुश्तमिल एक हुकूमत होनी चाहिए। और मैं ये भी चाहता हूँ कि हम मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की मुश्तरका हुकूमत बनाने की बात करें, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आगे आए। कश्मीरियों को इस वक्त हमारी पुश्तीबानी की ज़रूरत है, अब उन्हें किसी हमारी शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी की ज़रूरत नहीं है, सियासी सपोर्ट की ज़रूरत है। दुरानी साहब, नाज़रीन आपने आज का प्रोग्राम देखा, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। कल से हमारा प्रोग्राम रात 10 बजे हुआ करेगा, पीर से जुमेरात। मैं और दुरानी साहब आपके साथ रात 10 बजे हुआ करेंगे, तो हमारा वक्त बदल गया है। पीर से जुमेरात अब हम रात 10 बजे आपके साथ होंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुज़म्मिल सरवरदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।